बच्चों, आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अभी तक हम लोग इसकी कक्षा नहीं किए हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसे ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे और समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर के अंतर्गत मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ बच्चों। क्या हम एक अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो कोई वस्तु को देख पाते हैं? नहीं, नहीं ना। तो कोई वस्तु अंधेरे में हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब उस वस्तु में हम प्रकाश देते हैं, चाहे वो बल्ब के द्वारा, लालटेन के द्वारा, टॉर्च के द्वारा, तो वो वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, जब किसी वस्तु में, इन सारी वस्तुओं को जो देख रहे हैं, इन वस्तुओं में जब प्रकाश जाता है, चाहे वो प्रकाश किसी का भी हो, चाहे वो टॉर्च का हो या लालटेन का हो या बल्ब का हो या सूर्य का हो या चंद्रमा का हो, अगर किसी कोई भी प्रकाश जब किसी इन वस्तुओं में जब पड़ता है, चाहे हम घर के अंदर में हैं तो सूर्य प्रकाश तो अंदर नहीं आता है, लेकिन उसका प्रभाव आ जाता है, प्रकाश का आता है। तो डायरेक्ट प्रकाश तो नहीं आता है, लेकिन आता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस तरह से आता है। लेकिन अभी इन वस्तुओं को देखते ही जब प्रकाश उसमें पड़ता है तो उन वस्तुओं में से वो टकराता है और टकरा करके यानी परावर्तित होता है। और परावर्तित होकर जब वो हमारी आँखें में आते हैं, यानी उन प्रकाश किरणों को जो परावर्तित होकर आती है उसे हमारी आँखें ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करने से हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों, ये नहीं कि वस्तु अंधेरा में या उजाला में क्यों नहीं देख पाते हैं, यही कारण है कि वस्तु से ही हमारा जो प्रकाश किरण है हमारी आँखों में आता है, और आँख में वो जब ग्रहण करते हैं आँखें, तो उन वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, जिसके चलते हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। और एक चीज बात है बच्चों, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब है आर पार देख पाना। तो आखिर में हम लोग देखते क्यों हैं, कैसे हैं? क्योंकि प्रकाश किरण जो है पारदर्शी पदार्थों में एक आ जा सकता है। जैसे टॉर्च में भी शीशा लगा हुआ रहता है, जब हम लोग प्रकाश देते हैं तो प्रकाश जाता है तो आर पार होता है। तो यही सीधी सी बात है। तो प्रकाश जो है पारदर्शी पदार्थों में आवागमन करता है, प्रकाश आ जा सकता है। अब है बच्चों, प्रकाश से कुछ बहुत से अद्भुत परिघटनाएं हैं जो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं परिघटना प्रकाश का क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं तो कहूँगा इंद्रधनुष का बनना। तो ये देख रहे हैं आप इंद्रधनुष, ये अपने आप नहीं बनता है, प्रकाश का ही एक प्रकार की घटना है। यानी सूर्य प्रकाश को तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जो श्वेत किरण जल के कणों से वो टकराता है, मैंने परावर्तित होकर के वो इंद्रधनुष का अपवर्तन होकर के वो क्या बनाता है, इंद्रधनुष का निर्माण करता है। वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिससे ये इंद्रधनुष जो देख रहे हैं वो उसका निर्माण होता है। ये किसकी परिघटना है? ये परिघटनाएं प्रकाश का है। अगला है बच्चों तारे टिमटिमाना। एक देख रहे हैं तारे, ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं,
ये कैसे? वो भी प्रकाश का ही परिघटना है। तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? पर तारे बच्चों, छोटा सा मैं बता देता हूँ, तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो वो उन किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में बहुत से माध्यमों को से होकर गुजरना पड़ता है। कभी सघन तो कभी विरल, कभी सघन तो विरल। तो प्रकाश कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो ऐसे ऐसे वक्र रेखा में आता है। तो कभी आंखें हमारी आंखें उसको कभी इस तरह देखता है, कभी इधर देखता है, तो जिसके चलते वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ये तारे जो देख रहे हैं वो टिमटिमाते नजर जो आ रहे हैं वो प्रकाश का ही परिघटना है। अब है बच्चों, अब इसके अलावे है कि प्रकाश माध्यमों में, अनेक प्रकार के माध्यमों में भी जो बता भी चुके हैं, माध्यम से बदलता है। तो प्रकाश किरण का भी मुड़ना एक कारण होता है। जैसे मान लिया जाए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रकाश किरण आया, टकराया और अपने ही माध्यम में लौट गया। कभी कभी प्रकाश किरण ऐसा है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है। चित्र में देखिए, सघन माध्यम ऊपर है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम। ऊपर में जब आया तो वो सीधे ना आकर के अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। बस यही है बच्चों, इसका परिघटना यही है। विरल से अभिलंब किसको कहते हैं? जो सीधी रेखा हमारा ऊपर से नीचे है उसको कहते हैं अभिलंब, और प्रकाश किरण जो आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और फिर लौट जाती है परावर्तित किरण। तो इस तरह से आपका है प्रकाश के इस तरह से बहुत सी परिघटनाएं हैं। अब है बच्चों, हम कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश, ये प्रश्न पूछ रहा हूं, कैसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है? ये तो हम लोग जानने वाली चीज है और समझने वाली भी बात है। तो बच्चों, एक छोटा प्रकाश का एक छोटा सा स्रोत लीजिए और उसके रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु, जैसे हम लोग को लोहा रख देंगे या किताब रख देंगे, मोटी किताब, तो और उसमें हम जैसे प्रकाश का एकदम थोड़ा सा प्रकाश भेजेंगे तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा मतलब वो उसका छाया बनाएगा। जितना छोटा वस्तु, अगर छोटा वस्तु है तो छोटा छाया बनेगा, थोड़ा बड़ा वस्तु है तो बड़ा छाया बनेगा। तो क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जा रहा है सीधा, लेकिन प्रकाश को जाने नहीं दे रहा है, तो ये छाया बनता है। तो इसका मतलब प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है, ये इसका मतलब, चूंकि छाया बन रहा है। छाया नहीं बनता, जानते कि आर पार हो गया, मतलब मुड़ करके चला गया, लेकिन मुड़ करके नहीं जा करके, बल्कि वो सीधा जाना चाहता है, लेकिन उसके रास्ता में अपारदर्शी मतलब आर पार होने वाला नहीं है। तो आर पार जब नहीं हो पाएगा तो वो सीधी रेखा में जाना था लेकिन नहीं जा पाया, जिसके चलते उसको बनता है छाया। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। अब है बच्चों, प्रकाश विवर्तन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश विवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण, एक छोटी सी वस्तु हम लिए, एक छोटी सी वस्तु लिए और हम प्रकाश जिसे दे रहे हैं, तो प्रकाश जब हम लोग देंगे टॉर्च से चाहे किसी भी चीज से, तो प्रकाश वो हल्का सा मुड़ते हुए फिर वो आगे बढ़ जाता है। यानी यही प्रकाश का थोड़ा सा मुड़ जाना, हल्का, छोटी वस्तु, बड़ा वस्तु रहेगा तो प्रकाश जाने ही नहीं देगा। बड़ा अपारदर्शी वस्तु रहेगा तो उसको जाने ही नहीं देगा। तो वे छोटे वस्तु को रख देंगे तो छोटा रस उसको छेदेगा तो नहीं, लेकिन उसका हल्का सा मुड़ करके, हल्का सा मुड़ते हुए वो चला जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश को हल्का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो बच्चों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है।
इसको जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब है बच्चों, ये हमारा एक सतह है, मान लिया जाए एक समतल दर्पण ही रखी हुई सीधा सीधी, या कोई भी चीज, चाहे हमारा ये धरती है या कोई वस्तु, चमकीला वस्तु है। अब प्रकाश के किरण वहां पर पड़ता है, पड़ने के बाद जब टकराता है, यानी आपतित किरण किसी सतह पर टकराया, टकराने के बाद वो परावर्तित होकर लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। सीधा सीधी यही जान गया होंगे बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सरफेस पर या सतह पर वो टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट आता है, लौट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब है बच्चों अगला प्रश्न, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका उत्तर याद रखेंगे बच्चों, इसका 2 नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। तो कौन कौन? तो पहला नियम, पहला है बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये कहेंगे कि आपतन और परावर्तन कोण क्या है? तो जिसे बच्चों एक सतह है, देखिए चित्र में देखिए, उसमें आया और अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है वो हो गया आपतन कोण, और टकराने के बाद अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है उस साइड वाला हो गया आपतन कोण। वो जो किरण आया आपतित किरण कहलाया, और ये परावर्तित किरण कहलाया। जो आया और टकराने के पहले वो जो आपतित किरण हुआ और लौट गया, वो क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है वो आपतन कोण हुआ, इधर परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा बराबर होता है। परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में यही नियम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर 30 डिग्री आपतन कोण है, आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री बना रहा है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब दूसरा नियम क्या है? आप देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों कहाँ? एक ही तल में होते हैं। देखिए एक बिंदु पर तीनों मिल रहा है, अभिलंब भी, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है। तो इस नियम को एक ही तल में होता है, उसको एक तल कहा जाता है, एक बिंदु पर होता है, एक ही सतह पर होता है। तो ये हो गया आपका परावर्तन के 2 नियम। और ये दोनों नियम को याद रखेंगे बच्चों, हमेशा आपको क्लास 10, 12 ये सब में आपको साथ देगा, अष्टम वर्ग में भी साथ देगा। और ऐसे भी हम लोगों को इन सारे चीज़ों को जानना चाहिए प्रकाश के बारे में। अभी छोटे छोटे चीज़ है और हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये साधारण चीज़ आप लोग थोड़ा सा जान लें प्रकाश क्या है। अब है बच्चों, आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण तो बहुत लोग देखे होंगे और रोज देखते हैं। तो समतल दर्पण में है क्या बच्चों? वो हमेशा सीधा और आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। पहला नियम ये जान लीजिए, नियम नहीं कहिए, पॉइंट कहिए इसको। पहला पॉइंट में यही हुआ कि समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? प्रतिबिंब को आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। आभासी और सीधा, यानी वस्तु सीधा उल्टा जानते हैं बच्चों। अगर वस्तु हम इस तरह से खड़ा है और उधर दर्पण यहाँ है, तो प्रतिबिंब भी इसी तरह से वहां भी बनेगा, उस साइड दूसरे तरफ। ये इसको कहते हैं, लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और सीधा जिस तरह से हम इधर खड़ा है उधर उधर भी
उसी तरह से खड़ा मिलेंगे। अगला है वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा हम इधर दिखाई पड़ रहे हैं उतनी बड़ा उधर दिखाई पड़ेंगे। यानी एक आलू हम इधर लिए, आलू को हम दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो जितना बड़ा इधर रहेगा उतनी बड़ा उधर रहेगा। यानी साइज दोनों तरफ बराबर होगा, इधर भी और उधर काल्पनिक जो बन रहा है प्रतिबिंब वो भी, दोनों एक बराबर दिखाई पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जिसे दर्पण के सामने हम नजदीक जाएंगे तो प्रतिबिंब भी नजदीक आएगा, और हम दूर, अगर दर्पण से हम यहाँ दर्पण है, हम सामने हैं तो सामने प्रतिबिंब बनेगा। हम जितना दूर जाएंगे प्रतिबिंब भी उतना आगे पीछे की ओर उधर जाएगा। तो ये है समतल दर्पण का। तो बच्चों समझ गए होंगे समतल दर्पण में क्या है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, पूछेगा भी। सबसे पहले क्या बोले, सीधा और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा था कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा, वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब भी उतने ही बराबर बनेगा। और तीसरा है जितना दूरी पर हम दर्पण के जितना सामने रहेंगे तो सामने, यानी जितना दूरी पर हम इधर रहेंगे उतने दूरी तक दर्पण से उस साइड में प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। हम हटेंगे तो वो भी हटेगा। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन बच्चों संक्षिप्त में हम लोग सीखे। अब प्रकाश परावर्तन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी हम लोग संक्षिप्त में जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो बच्चों उन सारे चीज़ों को समझने के लिए तैयार रहें, आप बढ़िया से समझें, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सदैव आप लोगों के साथ। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।